आज के इस वीडियो में हम स्वपरागन किसे कहते हैं, स्वपरागन से लाभ और स्वपरागन से हानि का अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं स्वपरागन किसे कहते हैं। देखिए मेरे पास यहाँ एक पुष्प है जिसकी बाहरी संरचना हमें इस तरह की दिखाई देती है, जबकि इसकी जो आंतरिक संरचना है वहाँ कुछ इस तरह की होती है। ठीक है, जो आपकी किताबों में चित्र के तौर पर नज़र आती है। यह कौन सी पुष्प की आंतरिक संरचना है। ठीक है, वैसे तो गेंदे के फूल में पर परागन होता है, लेकिन मैं आपको इसे उदाहरण समझाने के लिए प्रयोग में ले रहा हूँ। तो देखिए इस जो पुष्प की ये जो संरचना है, इसमें ये जो हिस्सा है और ये हरा कलर वाला, ये हिस्से को हम कहते हैं पुंकेसर, और जिसमें से ये ऊपर जो हरा हरा किया हुआ है ये होता है पराग कोश। ठीक है, और इस पराग कोश में परागकण पाए जाते हैं, और जब ये परागकण इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे तो यहाँ प्रक्रिया आपकी स्वपरागन कहलाएगी। ठीक है, अच्छा एक बात और समझिए कि यदि मान ले जाए ये पौधा दोनों का एक ही है और इस पौधे में दो पुष्प है, यदि इस पुष्प के परागकोश से परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे तो भी यहां प्रक्रिया आपकी स्वपरागन ही कहलाएगी। ठीक है, कोई आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखिए यदि स्वपरागन की खासियत यह है कि वो केवल उसी पौधे में होगा। ठीक है, और यदि ये पौधे अलग अलग कर दिए जाए और इसके परागकोश से परागकण दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे तो इस प्रक्रिया को हम पर परागन कहेंगे, क्योंकि दोनों का पौधा अलग अलग है। और यदि पौधा एक ही है, जड़ एक ही है, ठीक है, तो वहां प्रक्रिया आपकी क्या कौन सी कहलाएगी? स्वपरागन कहलाएगी। ठीक है, अब देखिए इसकी परिभाषा किस प्रकार लिखिएगा कि पुंकेसर के परागकोश से परागकणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को स्वपरागन कहते हैं। अब देखिए स्वपरागन से लाभ। देखिए स्वपरागन से मुख्य लाभ ये है कि इसमें देखिए चूंकि ये उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर होगा या उसी पुष्प में के वर्तिकाग्र पर होगा, इस कारण से इसके लिए बाह्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें अधिक परागकणों की भी आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, और इससे शुद्ध नस्ल के बीज प्राप्त होंगे। तो यहाँ इसके लाभ है कि इसमें बाह्य माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसमें अधिक परागकणों की आवश्यकता भी नहीं होती है, और इससे शुद्ध नस्ल के बीज प्राप्त होते हैं। देखिए अब देखते हैं स्वपरागन से हानि। देखिए हम जानते हैं कि जो स्वपरागन की प्रक्रिया है या तो उसी पुष्प में होगी या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प में होगी। तो इस कारण से जब इनमें बीजों का निर्माण होगा तो इनकी संख्याएं कम होगी, और साथ ही साथ बीज आकार में भी छोटे होंगे। एक तो बीजों की संख्या भी कम होगी और दूसरा घाटा कि बीज का आकार भी कम होगा। और इसके द्वारा जो पुष्प बनते हैं स्वपरागन के द्वारा वो आकर्षकहीन होते हैं और गंधहीन होते हैं। और नंबर 4 है स्वपरागन केवल द्विलिंगी पुष्पों में ही होता है। द्विलिंगी मतलब कि वो नर भी रहेगा उसमें और मादा भाग भी रहेगा। उन पौधों में क्या होगा ही स्वपरागन की प्रक्रिया होगी। तो ये स्वपरागन से हानियां हैं कि इसमें बीजों की संख्या कम होती है, इससे उत्पन्न बीज आकार में भी छोटे होते हैं, इसके पुष्प आकर्षकहीन गंधहीन होते हैं, और इसके लिए पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है। देखिए और अंत में आप स्वपरागन को इस तरह से याद रखिएगा कि जो परागकण होते हैं वहाँ उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या फिर उसी पौधे के
किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब पहुँचते हैं तो इसे ही हम स्वपरागन कहते हैं। यानी कि मोटे तौर पर सिर्फ आपको इतना सा याद रखना है कि जो स्वपरागन होगा उसी पुष्प में होगा या फिर उसी पौधे के किसी दूसरे पौधे पुष्प पर होगा, मतलब पौधा एक ही रहेगा। ठीक है, तो आप अब इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा और एक या दो बार अच्छे से परिभाषा पढ़ लीजिएगा। ये आपकी स्वपरागन से हानियाँ, और इन्हें नोट करिएगा। अधिकांश आपसे इसमें दो दो लाभ और दो हानि पूछ लेता है 10th क्लास में, और स्वपरागन की परिभाषा। तो अब आप इसे अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा।